देशद्रोही हमेशा जो वही होते हैं जो सत्ता में होते हैं, क्योंकि जनता में जो होता है वो विद्रोही होता है। अदानी राष्ट्रवाद, एक नया राष्ट्रवाद आया है, अदानी नेशनलिज्म। हमसे पहले कहा गया कि आपको इंडिया को डिफेंड करना है, तो चलो भाई इंडिया को डिफेंड करते हैं, चाहे जिसी भी वजह से करते हैं। अब कहा जा रहा है कि इंडिया को डिफेंड करना है तो पहले अदानी को डिफेंड करना पड़ेगा। दुनिया के किसी देश में छोड़िए, अपने गांव में इसको डिफेंड नहीं कर सकते हैं आप, इस गोदी मीडिया को, अपने गांव में नहीं। तो मैं ज़्यादातर लोगों से, यंग लोगों से पूछता था कि यार मन कर रहा है कि नौकरी छोड़ दें, तो कहता था हाँ भैया छोड़ दीजिएगा। छोड़िए इसका अदानी फदानी का नौकरी करके क्या करेंगे, चल आइएगा यहाँ गांव में हम लोग यूट्यूब चलाएंगे। तो हम बोले कि भाई यूट्यूब कैसे चलाते हमको आता नहीं, तो सब अपने बैग से सामान निकाल के दिखाने लगे कि देखिए हाई फोन बा, हाई फोन बा, हाई फोन बा, हो जाई। रवीश कुमार जी, जैसे आपने मीडिया के खंभे पर हुए हमले का मुकाबला करते हुए देश को एक नई शब्दावली दी और कहा मीडिया दो तरह का है, एक गोदी मीडिया है और दूसरा जन संचार के माध्यम है, वैसे ही जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने बताया दो तरह के विश्वविद्यालय हैं। एक जहां राग दरबारी बज रहा है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, और दूसरी जगह सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है और इसका इलाज क्या है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय उस 7वें खंभे में सवाल पूछने वाली जगह है और आपने निमंत्रण दिया है हमको कि सवाल पूछो। तो पहला सवाल तो यही बनता है कि क्या कारण हुआ कि आपने हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण चैनल को कई दर्जन एपिसोड भारत की शिक्षा व्यवस्था के खोखलेपन के बारे में जागृत करने के लिए, जागने के लिए बनाया। ये शिक्षा की आपके हिसाब से क्या तस्वीर है और इस तस्वीर को बेहतर बनाने के लिए आपकी निगाह में क्या करना चाहिए? भाई रवीश कुमार जी। शुक्रिया। हम सब, इस देश का एक दुर्भाग्य है कि ज़्यादातर लोगों को, आप कई पीढ़ी के लोगों से पूछें कि आपकी नज़र में अच्छी यूनिवर्सिटी क्या है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है, उनके पास कोई उदाहरण नहीं है। कई पीढ़ी, आज की पीढ़ी से भी, हमसे पहले की पीढ़ी से भी, उनसे पहले की भी पीढ़ी से, तो वो 2-3 जवाबों के बाद ख़त्म हो जाता है कि अगर आप IIT नहीं गए हैं, अगर आप JNU नहीं गए हैं, लेकिन देश में और भी कई सैकड़ों विश्वविद्यालय हैं। तो मुझे बार बार, जब 2014 के बाद नौजवान बहुत हमलावर हो गए, कहीं भी दौड़ पड़ते थे, दौड़ाने लग जाते थे, तो मुझे लगता था कि यही, इन लड़कों में ये दुर्गुण कहाँ से आ गया। मतलब ठीक है, हर समय के नेता जनता को अलग तरीके से बांधने, हाँकने की कोशिश करते हैं, पर ये तो एक नेता के लिए पूरी जनता मुझे ही दौड़ाई जा रही है। तो बार बार मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा था और जो हज़ारों व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, उन सब को पढ़ते हुए लगा कि ये क्लिक क्यों कर रहा है, इसको लिखने वाला कौन है। तो मैं एक निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो लिखने वाला है वो बहुत ही हाई क्वालिटी के ट्रेंड लोग हैं जो व्हाट्सएप लिख रहे थे, जिनका आप जैसे लोगों की बिरादरी के लोग मजाक उड़ा रहे थे, पर मैं उनकी उस भाषा का, उस कंस्ट्रक्ट को बहुत गौर से देख रहा था कि इसके पीछे बहुत ही प्रबुद्ध लोगों का दिमाग है और बहुत ही हाई एंड लेवल पे जाके किया। मतलब आपके ही स्किल का कोई प्रोफेसर, आपके ही स्किल का कोई स्टूडेंट या आपके ही स्किल का कोई रिसर्चर ये काम कर रहा था, जो एक झूठ को इस तरह से, ऐतिहासिक झूठ को, धार्मिक झूठ को इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर रहा था कि उन लोगों को लग रहा था कि पहली बार उन्हें नॉलेज मिला है। तब बात मुझे समझ में आई कि ज्ञान का अंतर या ज्ञान की असमानता इस देश में आर्थिक असमानता से भी ज़्यादा है। हम और आप में पैसे का बहुत फासला हो सकता है, आप छात्रों के बीच भी पैसे का बहुत फासला हो सकता है। चूँकि आप JNU में हैं तो आप सभी का एक स्तर है, तो वो वहाँ भी फासला है, मगर उन फासलों में काफ़ी अंतर है, बहुत कम दूरियाँ हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से बलरामपुर के किसी यूनिवर्सिटी के छात्र या मोतिहारी के यूनिवर्सिटी के MS कॉलेज के किसी छात्र के नॉलेज से आप तुलना करें या मगध यूनिवर्सिटी के किसी छात्र के नॉलेज से तुलना करें, तो ज्ञान की असमानता वो भयानक है। तो हमने उन छात्रों को ये कभी पता ही नहीं चलने दिया
उनके बाप दादाओं को भी नहीं, उनको भी नहीं कि आपके इलाके में जो कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी है, वो खंडहर है। हज़ारों के हज़ारों छात्र हर साल पास होकर निकलते रहे, पर उन्हें पता ही नहीं चला कि अच्छी मिठाई होती क्या है। तो वो स्वाद नहीं दिया गया। वो स्वाद उन्हें व्हाट्सएप से मिलने लगा था और उसके रंगीन अक्षरों से, उसकी रंगीन डिज़ाइन से मिल रहा था, जिसे वो पहली बार ज्ञान के रूप में ग्रहण कर रहे थे। और उनका आत्मसम्मान, आत्मबल, उस जिसे हम कहते हैं प्रोपेगेंडा, उससे उनको बढ़ रहा था। तो वो एक नॉलेज के रूप में रिसीव कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे, जिस तरह से आप अपने क्लास में अपने प्रोफेसर की बातों को नॉलेज के रूप में रिसीव करते हैं। और ये वही हुआ जिससे वो आक्रामक होते चले गए। जिस तरह से आप अपनी समझ को, आप अपने नॉलेज को प्रोटेक्ट करते हैं, गार्ड करते हैं, और आप अपने इथोस को गार्ड करते हैं, जिसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि ये एक हमला है, उस तरह से उन नौजवानों को लगा कि ये हमारे इथोस पर कोई हमला कर रहा है। राजनीतिक रूप से वो आसान हो गया व्हाट्सएप के प्रसार के बाद कि वो इसके रक्षक बनकर किसी एक या दो व्यक्तियों को ट्रोल करें, पकड़ें। उसमें पैसे भी लगाए गए, पैसा भी खर्च किया गया। बहुत सारे लोकल स्तर पर गांधी के हत्यारों का महिमा मंडन हुआ। वो बिल्कुल जो उसकी लिखावट है, जो उसकी पेशगी है उस पूरे महिमा मंडन की, वो बहुत ही शानदार लेखों की तरह है। वो एक अजीब अजीब तरह के संदर्भों के साथ हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको ज़िंदगी में कुछ मिला हो या ना मिला हो, मिलेगा या ना मिलेगा, लेकिन ये बात तय है कि आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिली है। और जब देखने लगा तो पता चला कि कोई 3 साल से फंसा है, कोई 5 साल से फंसा है। किसी क्लास में, एक ज़िले के कॉलेज में करीब करीब 5000 छात्र छात्राएं हिस्ट्री में एडमिशन उन्होंने लिया है, लेकिन कोई टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।